नाज़रीन आदाब। जनादेश 2024 की आज के ताज़ा शुमारी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ अहमद फ़याज़। नाज़रीन, जिस तरह से आप जानते हैं कि पूरे मुल्क में लोकसभा पोल्स 2024 का इनकाद जारी है। यहाँ अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में 5 चरणों में पोलिंग हो रही है। अगर श्रीनगर पार्लिमानी नशस्त की बात करेंगे, जिस तरह से आपने श्रीनगर पार्लिमानी नशस्त की वोटिंग के हवाले से एक नया रुख देखा, और ये नया रुख हमारे सामने क्या है। जिस तरह से कहा गया कि अगर हम 1989 के बाद देखेंगे तो दूसरी मर्तबा सबसे ज़्यादा शरह जो है वो इस वोटिंग में हुई। इसी तरह से हमारे पास जो बाकी इसमें डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे पुलवामा है, पुलवामा में हमारे पास त्राल है, पुलवामा, राजपुरा, पापुर। अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो एवरेज में हम देखेंगे कि 41% पोलिंग वहाँ पर हुई। इसी तरह से अगर शोपियां की बात करेंगे 48%, गांदरबल की 55%। इसी तरह से बडगाम जिले की अगर बात करेंगे तो 52%। हमारे पास ये ऐसे अजला हैं जिन अजला में हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा पोलिंग जो है वो इस बार रिकॉर्ड की गई। इस सिलसिले में क्या बैकड्रॉप है, किस तरह की कोशिशें सरकार की या जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है उसकी इस सिलसिले में कारफरमा है। आपने कल ही हमारे जो आदरणीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी हैं, उनका एक ट्वीट भी आपने देखा होगा। उन्होंने इस सिलसिले में मुबारकबाद दी, जो श्रीनगर में जो फीसदी जो है वो ज़्यादा रहा, और जैसे इलेक्टोरल जो इसके साथ अमला है और जो लोग हैं उनको उन्होंने मुबारकबाद दी। तो आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ बात करने के लिए तशरीफ़ रखे हुए हैं यह श्री पीके पोले साहब, जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर है। स्वागत है आपका हमारे शो में। जी, थैंक यू। श्री पीके पोले साहब, हम भी आपको प्रोग्राम के आगाज़ में बधाई देना चाहेंगे, मुबारकबाद देना चाहेंगे इस सिलसिले में कि जिस तरह से हमने त्राल की बात की, शोपियां की बात की, पुलवामा की बात की, बडगाम की बात की, और पर्टिकुलरली जो श्रीनगर है जी, जो फीसद हमारे पास श्रीनगर पार्लिमानी नशस्त के हवाले से उभर कर सामने आई, ये एक नई तस्वीर है हमारे सामने। तो इस नई तस्वीर के सामने क्या बैकड्रॉप है, आगाज कीजिए। श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जो 1989 हम इसीलिए रेफर करते हैं कि तब से जो टेररिज्म का दौर शुरू हुआ, और यहाँ जो है वोटिंग मतलब एक ऐसा इवेंट रहता था जिसमें खून खराबा और काफ़ी कम लोग जो है शिरकत करते थे, इसलिए हम उसको रेफर करते हैं। तो उसके बाद का ये सबसे सेकंड हाईएस्ट पोल परसेंटेज रहा है। कल मेरे ऑफिस से जो भी अब तक हमारे पास पोल के परसेंटेज इंफॉर्मेशन आई, उस हिसाब से तकरीबन 38% के करीब जो है पोल उसमें रिकॉर्ड किया गया है। जो पोस्टल बैलेट्स और जो दूसरे ETBX पर जो हमने बैलेट्स भेजे रहते हैं सर्विस वोटर्स के लिए, जो यहाँ से लोग वाबस्ता है लेकिन दूसरी जगह पोस्टेड है जी, वो आना बाकी है। वो काउंटिंग डे तक आ सकते हैं। हो सकता है इसमें जो है कुछ एक फ्रैक्शन या कुछ एक परसेंटेज का उसमें बढ़ोतरी हो। जो पास्ट कंटेक्स्ट रहा है, हमेशा यहाँ नॉर्मली इलेक्शंस में वायलेंस, स्ट्रीट प्रोटेस्ट, स्टोन पेल्टिंग और डिफ़िकल्टीज़ काफ़ी नज़र आती थी, और उससे चलते पोल परसेंटेज बहुत ही कम रहता था। 2019 की बात करें तो वो हार्डली 15% भी नहीं गया था। 14.43% जो है इसमें पोल परसेंटेज रहा। ये जो पोल परसेंटेज 38% है वो दूसरे महीने में भी इम्पोर्टेंट है, सिर्फ परसेंटेज के हिसाब से ही नहीं। दूसरा मायना ये है कि पीसफुल पोल कंडक्ट हुए, और जिसमें जो है कोई भी एक भी अनटवर्ड इंसिडेंट्स नहीं हुआ जिससे कि हम कह सकते हैं कि पोल रिलेटेड वायलेंस हुई। नाइदर स्ट्रीट वायलेंस, नार किसी बूथ पर कोई कंप्लेंट्स, नॉर कोई भी किसी किस्म का नेगेटिव जो इवेंट जो है इस पूरे कैंपेनिंग के दरमियान और जो कल जो एक्चुअल पोल हुआ उस दरमियान नहीं हुआ। 5 जिलों में, पूरे वादी तो में तो नहीं हुआ, इवन इस जो 5 जिले जो कल पोल के लिए गए थे वहाँ भी नहीं हुआ। बहुत ही अच्छी तरीके से पब्लिक ने पार्टिसिपेट किया। जैसे आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया कि शुपिया, पुलवामा जहाँ पोल परसेंटेज बहुत ही कम रहता था, वहाँ भी जो है पुलवामा की एवरेज अगर जो 4 असेंबली सेगमेंट है उनकी अगर एवरेज करें तो ये
41% के करीब करीब जाता है। शुपैया जो है और नॉर्मली पोल कम होता था, वहाँ जो है 48% के करीब पोल हुआ है। काफ़ी अपने आप में एक सिग्नल करता है कि लोग जो है समझ चुके हैं कि नहीं, इट इज़ द बैलेट थ्रू विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट, खास करके जो अमन, तरक्की और खुशहाली, उससे हमें इंश्योर कर सकते हैं। सही बात है जी। पी के पोले साहब, ये बताइए, अभी हम बात करेंगे यहाँ पे, अभी हम थोड़ा सा पिक्चर दे देंगे जो यहाँ जम्मू कश्मीर है, क्योंकि 5 चरणों में यहाँ पे इंतखाबात हो रहे हैं। थोड़ा सा डिटेल्स चाहिए आपके कि इस मतलब कहाँ कहाँ हुई पोलिंग, आगे क्या इंतजामात है, इस सिलसिले में थोड़ा सा। 16 मार्च को ऑनरेबल कमीशन ने पूरे कंट्री में इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस किया और उस शेड्यूल के हिसाब से 5 चरणों में जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस जो है शेड्यूल हो गए। उसमें से 2 फेजेस ऑलरेडी हो चुके हैं। उधमपुर कठुआ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो 19 अप्रैल को पोल को गई, वहाँ पिछले 2-3 दिनों से और पोल डे पर भी काफ़ी रेनफॉल रहा जी। नॉर्मली इस एरिया के ज़्यादातर ज़िले जो है हिली है, पहाड़ी एरियाज़ है, तो इस एरिया में रेन के बावजूद लोग बड़े पैमाने पर पोलिंग बूथ पर आए, वोटिंग की। वोटिंग का परसेंटेज 69% रहा, जो नेशनल एवरेज से ज़्यादा है, और जो हमारा 2019 का एवरेज था 70%, उसके करीब करीब हम पहुँच गए। जो सेकंड फेज रहा रिलेटिवली प्लेन एरियाज में रहा। जम्मू, सांबा, रियासी और राजौरी का एक असेंबली सेगमेंट इसमें सेकंड फेज में गया। 26 अप्रैल को वहाँ पोल हुआ जी। वहाँ जो पोलिंग परसेंटेज रहा नेशनल एवरेज से डेफिनेटली अच्छा ही रहा, लेकिन हमारा जो 2019 का खुद का जो 72% पोल परसेंटेज था उसको भी हमने क्रॉस कर दिया। 73% वहाँ पोल रहा। थर्ड जो फेज है वो कल यहाँ पोल हुआ श्रीनगर असेंबली, श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 13 मई को। और यहाँ भी जो पहले जो भी रिकॉर्ड थे उनको हमने जो है यहाँ क्रॉस कर दिया। हमने क्रॉस कर दिया कहने के बजाय लोगों ने क्रॉस कर दिया, मेरे ख्याल से ऐसे कहना और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। इट्स बेसिकली द वोटर जो सेंटर फोकल पॉइंट रहता है इलेक्शन में, बाकी स्टेक होल्डर जो है उसके इर्द गिर्द रहते और वो जो है प्राइम इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है, और उसने जो है जो पुराने रिकॉर्ड थे उन सबको जो है क्रॉस कर दिया। खास करके पीसफुल तरीके से, पुरामन तरीके से। मेरे ख्याल से पहले कोई ऐसे इलेक्शंस नहीं हुए हैं जितने कि कल के रहे। अगर हम बात करेंगे अभी जो इस सिलसिले में मतलब पोलिंग स्टाफ जो होता है, पोलिंग स्टाफ की तैनाती जो है, जो मुख्तलिफ फेजेस जो हैं, उस सिलसिले में कौन से स्टेप्स लिए जाते हैं कि उनकी तैनाती के हवाले से या बाकी अरेंजमेंट्स के हवाले से? पोलिंग स्टेशन पर ब्रॉडर देखा जाए तो 3 किस्म का स्टाफ रहता है जी। फर्स्ट रहता है जो पोल पार्टीज, जिसमें प्रेसाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर 1, 2, 3 रहते हैं। ये 4 लोग रहते हैं जिनको हम बाकायदा इन हाउस ट्रेनिंग देते हैं 3 बार जी। फर्स्ट ट्रेनिंग रहती है, सेकंड ट्रेनिंग रहती है और थर्ड ट्रेनिंग रहती है। इवन इनको ईवीएम चलाने की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी दी जाती है। इनके अलावा सपोर्टिव सिविल स्टाफ रहता है जिसमें बीएलओ आता है, हेल्पर्स आता है, उस स्कूल का जो दूसरा या जो भी प्रमाइसेस हमने वोटिंग के लिए रखे हैं वहाँ का जो रेगुलर स्टाफ रहेगा उनको सपोर्ट करता है सपोर्टिव स्टाफ के तौर पर। और तीसरा रहता है जो हमारा सिक्योरिटी का अमला, जिसमें सीएपीएफ और लोकल पुलिस आती है। सीएपीएफ नॉर्मली पोलिंग स्टेशंस के नज़दीक रहती है और उसके बियॉन्ड जो है लोकल पुलिस एरिया डोमिनेशन करती है, बाहर से सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। उनकी भी ब्रीफिंग जो पुलिस अफसर से, सिक्योरिटी के अफसर से, वो बाकायदा सुटेबल तरीके से करते हैं। एक पोलिंग स्टेशंस के लिए कम से कम जो है 20 के करीब कुल मिलाकर के लोग लग जाते हैं, जिसमें पोल पार्टी, सपोर्टिव स्टाफ और सिक्योरिटी पर्सनल आ जाते हैं। इनको हम काफ़ी बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रेनिंग देते हैं। मैनुअल्स, बुक्स भी रहते हैं और सभी लॉजिस्टिक्स, सिर्फ ईवीएम नहीं, ईवीएम के अलावा मोर देन 60-70 किस्म के अलग अलग चीज़ें रहती है छोटी बड़ी, वो सब चीज़ें जो है हम प्रोक्योर करा करके उनको अवेलेबल कराते हैं ताकि वो अपनी ड्यूटी को सही तरीके से, अच्छी तरीके से अंजाम दे सकें। जिस तरह से अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे या उनको वहाँ पे रहने की बात करेंगे, जो वहाँ पे पोलिंग स्टाफ्स जो है, किस तरह के इंतजाम इस साल किए गए? ट्रांसपोर्टेशन मोस्टली मोर देन 60% जो है हमारी जो JKSRTC है उसके बसेस से हम करते हैं, खास करके प्लेन एरियाज में जहाँ बसेस जा नहीं सकती है वहाँ हम लोकल सोमोज हायर करते हैं ताकि
जो नैरो रोड रहते हैं PMGSY रोड, उस पर वो आसान तरीके से चल सके। हर एक व्हीकल जो इलेक्शन में यूज़ होता है उसको GPS लगाया जाता है, और जो GPS इक्विपमेंट के ज़रिए से उसकी कंट्रोल रूम से पूरी तरीके से सर्विलांस रहती है कि वो व्हीकल निकल गया है, अपने तयशुदा रूट से ही जा रहा है, अपने तयशुदा डेस्टिनेशन पर पहुंच गया है, या कहीं बीच में ही रुक गया है, तो उसके पूरे जो है ट्रैकिंग जो है हो जाती है। जो वहाँ रुकने की जो पोल पार्टी की अरेंजमेंट है, नॉर्मली जो सपोर्टिव स्टाफ रहता है हमारा, चाहे BLO है, उस गांव का लंबरदार है, चौकीदार है, या स्कूल के जो दूसरे जो रेगुलर स्टाफ रहता है उनको वो करते हैं। पूल पार्टीज भी अपने साथ अपने कुछ ये ले जाती है, बैग्स ले जाती है, जिसमें कि उनका रोजमर्रा जो डेली आइटनरी जो रहती है, जो यूज़ करने वाली टॉयलेटरी और बाकी आइटम्स रहते हैं, हमने प्रयास किया कि उनको जो है कंफर्टेबल स्टे रहे। पहली बार जो है एडिशनल हमने 2 रिफ्रेशमेंट किट्स दिए थे, जिसमें कि जब वो उनको डिपार्ट किया पोलिंग स्टेशन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से, तो उनको एडिशनल उनके व्हीकल में एक किट रखी थी, जिसमें कि बिस्किट के पैक्स, फ्रूटी, पानी की एक छोटी बॉटल और कोई फ्रेश फूड्स, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रखी कि जो तली हुई है, कुकड़ है, जो खराब हो सके। सिमिलर तर्ज पर जब वो पोलिंग करके वापस निकले अपने रिसेप्शन सेंटर पर, तो फिर वहाँ जो है व्हीकल में उनके लिए किट दिए गए। ये किट सभी लोगों के लिए थे, सिर्फ मतलब पोलिंग का जो सिविल अमला है उनके लिए नहीं, इवन CAPF पुलिस का भी जो अमला है उनके लिए भी ये दे गए थे। काफ़ी अच्छा रहा। तीनों जो फेजेस अब तक गए हैं, वहाँ से जो पोलिंग स्टाफ ड्यूटी करके आया, उनका जो फीडबैक था एनकरेजिंग था, कहीं भी कोई ग्रीवेंसेस डिफिकल्टीज उनको नहीं फेस हुई। अल्टीमेटली वही स्टाफ रहता है जो इलेक्शन कंडक्ट करता है, तो जो है इलेक्शन कोऑर्डिनेट करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वही स्टाफ रहता है जो इलेक्शंस कंडक्ट करता है, फ्रंट पर रह करके वोटर्स को गाइड करता है, वोटर से वोट करवाने में मदद करता है। कोई डिफिकल्टी आई तो उसको वही फेस करता है। हाँ, उसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी अनथक कोशिश है। अगर बात करेंगे इसके साथ साथ, जिस तरह से आपने अमले की बात की, लेकिन साथ में एक ऐसा इशू इसके साथ जुड़ा हुआ है, वो है सिक्योरिटी का। क्योंकि आपने बहुत सारी मीटिंग्स जो है सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ आपने कंडक्ट की होगी, तो किस तरह से सिक्योरिटी का ये वहाँ पे आपने इंश्योर किया? पिछले 4-5 सालों से जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी सुधरा हुआ है। नॉर्मली लोग जो है, चाहे किसी भी एरिया के रहने वाले हैं, चाहे त्राल से है, पुलवामा, शोपिया, या मान लीजिए हमारे शहर खास के एरिया से, वो सब लोग महसूस कर रहे कि अभी जो पहले बातें होती थी शटडाउन्स की, स्ट्राइक्स की, स्टोन पेल्टिंग्स की, वो नहीं हो रही। इसका ब्रॉडर तौर पर जो श्रेय जो जाता है, इसकी जो अचीवमेंट जो है, इट्स बेसिकली दी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, लोकल पुलिस, जिन्होंने बहुत मेहनत करके, इवन सैक्रिफाइसेस दे करके जो है इस एनवायरनमेंट को सुधरा है। इसी के चलते जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हमारे रहे, हमने डेफिनेटली जो है ये बदला हुआ एनवायरनमेंट ध्यान में रखा, लेकिन प्रिपरेशन जब किए तो वो एक्सट्रीम प्रिपरेशंस के हिसाब से किए थे, जो अदरवाइज हम करते हैं। हर एक पोलिंग स्टेशन पर जितनी जरूरी नफरी रहती है CAPF की, वो हमने दी थी। लोकल एरिया उसको डोमिनेट करने के लिए लोकल पुलिस थी। इनके अलावा नॉन फोर्स मेजर्स भी लेते हैं। मतलब फोर्स मेजर तो हो गए जिसमें कि CAPF है, लोकल पुलिस है। नॉन फोर्स मेजर्स भी ऑनरेबल कमीशंस दिन ब दिन उस पर भी रिलायंस बढ़ा रहा है। उसमें एक पोर्शन आता है टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी में हर एक पोलिंग स्टेशंस को हम वोटर की जो वोटिंग की सिक्रेसी है उसको कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर उसको वेबकास्टिंग के जरिए से कवर करते हैं। बहुत अच्छी बात। तो जो भी पोलिंग पार्टी बैठी है, पोलिंग एजेंट्स बैठते हैं, जो वोटर आ रहा है, कंपार्टमेंट साइड जा रहा है, कहीं उसमें कोई दखलंदाजी नहीं हो रही है, वो सब लाइव फीड हमारे जो है कंट्रोल रूम में आता है, हर एक पोलिंग स्टेशन का। और वो 2-3 जगह पर जाता है। कंसर्न डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में भी कंट्रोल रूम बनाई रहती है, मेरे ऑफिस में भी जो है बहुत बेहतरीन तरीके से कंट्रोल रूम जम्मू में, और हमारा जो ICCC HMT है वहाँ हमने बनाया जी। इसके अलावा जो माइक्रो ऑब्जर्वर एक रहता है, माइक्रो ऑब्जर्वर नॉर्मली उन डिपार्टमेंट से रहता है, जैसे कि आपके डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया के जो डिपार्टमेंट्स है वहाँ से आता है, लोकल स्टेट गवर्नमेंट का वो एम्प्लॉय नहीं रहता है, उसको हम माइक्रो ऑब्जर्वर के तौर पर हर एक पोलिंग स्टेशन में तैनात करते हैं, ताकि वो जस्ट ऑब्जर्व करता है,
उसको ब्रॉडर पैरामीटर पर रूल्स रेगुलेशन पता रहते हैं और वो देखता है कि रूल रेगुलेशन के हिसाब से जो पोल पार्टी है, पोलिंग एजेंट्स है, वोटर है, उसी हिसाब से ब्रॉडली कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर कर रहे नहीं कर रहे तो वो गाइड उनको बताता है कि भाई आप ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। इवन उसका जो फीडबैक भी जो है हर पोलिंग पार्टी के साथ जब वो वापस आती है तो फीडबैक भी लिखित तौर पर हम लेते हैं। श्री पी के पोली साहब, एक और बात जो हमने कल बहुत सारी रिपोर्ट्स देखी, बहुत सारी जगहों पे हमने ये देखा कि जो सीनियर सिटीजन्स जो हैं या स्पेशली एबलिट जो है, बहुत सारी जगहों पे हमने ये रिपोर्ट्स आ गई कि वहाँ पे मतलब जो पोलिंग अमला है वो उनके घर जो है घर गया, घर में उनसे मतलब वोट वगैरह जो है उन्होंने वोट डाला। इस सिलसिले में किस तरह की इंस्ट्रक्शंस, चूंकि आपकी सरबराही में सब कुछ हो रहा है? बेसिकली ये क्या है, इसको हम बोलते हैं वोटिंग एट डोर स्टेप जी, होम वोटिंग। तो होम वोटिंग उन लोगों के लिए रहती है जिनको उम्र 85 से ज़्यादा है और जिनकी डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा है। इन दो में से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, पर्टिकुलर एप्लीकेशन की एक विंडो रहती है, ड्यूरेशन रहता है, उसमें जितने भी एप्लीकेशन आए उनको हम एक्चुअल पोल डे के पहले 3 या 4 दिन पहले उनके घर पर जा कर के वहाँ टेम्पररी पोलिंग स्टेशन इस्टेब्लिश करते हैं और उनसे वोट लेते हैं। इवन वो मान लीजिए कहीं हॉस्पिटल में है, कहीं बेड रिडन है, कहीं कोई अपने घर में चल नहीं सकता है, वहाँ जाकर के हम टेम्पररी पोलिंग स्टेशन इस्टेब्लिश करते हैं। पूरा उसमें इंतजामात रखते हैं, कंपार्टमेंट लगाते हैं। वहाँ जो अपना रेगुलर पोस्टल बैलेट टाइप का जो है वो पोस्टल बैलेट पर अपना निशानी लगाता है जो भी पसंदीदा कैंडिडेट है उसके फेवर में, और फिर वो बक्से में जो है डालता है। इसमें क्योंकि ये पहली बार जम्मू एंड कश्मीर में हुआ, जी, उसमें काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। बहुत सारे लोग, इवन कोई 100 साल से ज़्यादा वाले बुजुर्ग भी थे, स्पेशली एबल्ड पर्सन्स भी थे। इवन बहुत सारों ने जो है अपनी जो उनके जो पोते थे, पोतियाँ थी, जिन्होंने इनका फोटो खींचा बुजुर्गों का और सोशल मीडिया पर भी डाला। उन्होंने अपील भी की अपने गाँव वालों को, अपने मोहल्ला वालों की कि मैं किसी कारण पोलिंग स्टेशन तक नहीं पहुंच सकता हूं, लेकिन आप जब एक्चुअल पोल डे आएगा तो आपके गांव में, मोहल्लों में जो पोलिंग होगी तो आप जरूर जाएं। उस अपील का भी काफ़ी बेनिफिट हुआ हमें। श्री पोली साहब, अगर हम बात करना चाहेंगे कि जो मतलब मुख्तलिफ जो अभी जो राजौरी की हम बात करेंगे या अनंतनाग की बात करेंगे, जो कैंपेन के हवाले से अगर हम परमिशंस की बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से, किस तरह के परमिशंस वगैरह दिए गए? परमिशंस नॉर्मली कैंडिडेट को ब्रॉडर लेवल पर 3-4 किस्म की लगती है। फर्स्ट तो व्हीकल्स यूज़ करने के लिए, दूसरा पब्लिक मीटिंगें लेने के लिए, तीसरा रैलीज करने के लिए, कहीं जो है स्ट्रीट पर चलते हैं, या मान लीजिए कोई और ऐसे प्रोग्राम्स को करना चाहता है, कोई फ्लेक्स लगाना है, कहीं एडवर्टाइजमेंट देनी है, उन 4-5 किस्म के परमिशंस आते हैं। वो आजकल टोटली ऑनलाइन हो गए। हार्डली हमारे पास तकरीबन 2000 के करीब एप्लीकेशन आए, उसमें 1600 के करीब हमने परमिशन दिए, और वो सभी ऑनलाइन तरीके से ऐप बेस्ड है। कैंडिडेट या उसका जो चीफ इलेक्शन एजेंट, कहीं पे आने जाने की जरूरत उसको आने की जरूरत नहीं, वो जस्ट एप्लीकेशन देता है, उसमें पूरी डिटेल्स रखे रहते हैं, कौन सा कैंडिडेट है, कब, कौन से डेट को, टाइम, वेन्यू कौन सा है, एक्सपेक्टेड कितने लोग आ सकेंगे, वो सब चीज़ें उसमें भरता है, इंक्लूडिंग एक्सपेंडिचर वगैरह रिलेटेड ब्रॉडर चीज़ें। वो एप्लीकेशन ऑनलाइन ही आता है। ऑनलाइन तरीके से हमारे लोग 2-3 एजेंसीज से नो ऑब्जेक्शन से लेते हैं, जैसे सिक्योरिटी एजेंसीज है, और अगर जो पर्टिकुलर प्रेमाइसेस किसी दूसरे डिपार्टमेंट के हैं तो उनसे भी हम एनओसी लेते हैं, और वो एनओसी आने के बाद ऑनलाइन तरीके से ही उनको वो परमिशंस मुहैया कराया जाता है। उसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व प्रिंसिपल्स रखते हैं। जो पहले आ गया उसको जो है हम परमिशन मिलता है, जो सेकंड आ जाता है उसको हम फिर कहते हैं कि आप दूसरा चेंज कर लो, ये पर्टिकुलर वेन्यू इसी पर्टिकुलर डेट एंड टाइम को किसी ने ऑलरेडी बुक किया है। इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर करने का हमारा प्रयास रहता है। आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर हमने ये पूरे डिटेल्स डाले हुए हैं कि कौन से पार्टी ने या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने कितने एप्लीकेशंस किए, कितने एप्लीकेशंस उन्होंने खुद विड्रॉ किए, कितने एप्लीकेशंस हमने रिजेक्ट किए, कितने एप्लीकेशंस हमने अप्रूव कर दिए। तो ये ट्रांसपेरेंट तरीके से अब तक जो है 1600 के करीब परमिशंस 5 फेजेस के कैंपेनिंग में दिए हैं, और रिमेनिंग जो 2 फेजेस है वहाँ कैंपेनिंग अभी चल रही है। अभी जो पिछले मतलब 2 महीनों की कैंपेन जो हुई और जो अभी आने वाली जो कैंपेन चल रही है,
कुछ गाइडलाइंस कुछ कहना चाहेंगे आप इस सिलसिले में जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं? बेसिकली इसको जो है गाइडलाइंस मतलब आपका कहना है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। जी। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पूरे इलेक्शंस में सिर्फ कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टीज को ही लागू नहीं रहता, इवन अलग अलग जो दूसरे स्टेक होल्डर्स है, जैसे गवर्नमेंट रहती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, इवन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस है, हमारा इलेक्शन का अमला है, इन सब को वो लागू होता है। मीडिया पर्सन्स है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक है, सोशल मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, उन सबको इलेक्शन के दरमियान ऑनरेबल कमीशन ने एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एसओपी बनी है और उस एसओपी का हर किसी ने अपने रिलेटेड एसओपी का फॉलोअप करना होता है। कोई अगर किसी ने मान लीजिए उसमें वायलेशंस कर दिया तो हर जिले में एक एमसीसी नोडल ऑफिसर बनाया जाता है, नॉर्मली एडीसी रैंक के अफसर रहते हैं। वो देखते हैं कि कोई अगर ग्रीवेंस आ गई या ग्रीवेंस नहीं आई लेकिन उसको पता चला कहीं ऐसा कुछ वायलेशंस हुआ है तो कंसर्न को हम नोटिस देते हैं। अगर मसला उतना सीरियस नहीं तो लेट हिम इलैबोरेट इट, ठीक है, व्हाट उसने क्या वायलेशंस किया है, उसको अपनी एक सफाई देने की ये देते हैं। कहीं अगर लगता है कि नहीं कोई सीरियस वायलेशंस किया है जिसका आगे रिपरकशंस इमीडिएट हो सकता है तो उस केस में हम सीधा एफआईआर भी दायर करते हैं। डेफिनेटली अब तक जो कैंपेनिंग रही पिछले 2 महीने के करीब की, कोई भी एंटी नेशनल स्पीच या ये नहीं आई है। 1-2 चीज़ें ऐसी हुई है कुछ एक एरियाज में, हम उसका कॉग्निजेंस लिए हुए अप्रोप्रिएट टाइम पर जो है स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल एक्शंस उसमें लिया जाएगा। चलिए पीके पोली साहब, हमने मतलब आज की जो ये पोलिंग हुई, जो आपकी सरबराही में जो इस तरह के स्टेप्स वगैरह लिए गए, यहाँ पे 2 चीज़ें हमने नई देखी। एक चीज़ हमने ये देखी कि जिस तरह से मतलब जो फर्स्ट टाइम एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को ये मॉनिटर करने के लिए कि बूथ्स की क्या सिचुएशन है, सोशल मीडिया की जिस तरह से एचएमटी में किया गया, और दूसरा जैसा कि आपने अभी कहा कि आपने जो बात की कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से, तो ये कैंपेन शुरू होने से पहले हमने ये देखा कि मतलब कुछ स्कूल्स को भी इस तरह की इंस्ट्रक्शन हो गई, जैसा कि ज़्यादातर वो महकमों को मालूम होता था कि इस तरह से कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह क्या है, मतलब जो इतने ऑफिसर से। लेकिन अभी जो बच्चे जो है जो वाकई मतलब स्कूल्स के, उनको भी ये कंसेप्शन वगैरह दिया गया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से उनमें भी अवेयरनेस हो गई। तो किस तरह का इसमें क्या सोच लेके आपने किया था? जो आपने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की बात की, बेसिकली ऑनरेबल कमीशंस का कहना रहता है कि जितनी भी इलेक्शंस में अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं उनमें बेहतर तरीके का कोऑर्डिनेशन हो और मॉनिटरिंग जो है वो बेटर तरीके से हो जी। दिन ब दिन कमीशन भी टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ कर रहा है और टेक्नोलॉजी का यूज़ भी जो है उसमें देखा जाता है। हमने मेरे ऑफिस में जम्मू में और यहाँ हमारे जो एमए रोड पर ऑफिस है वहाँ भी एक छोटा रखा है, और जो एचएमटी में हमारी स्मार्ट सिटी श्रीनगर का जो ICCC था वहाँ भी हमने कंट्रोल रूम एस्टैब्लिश किया। उसमें तकरीबन कल की अगर बात करूँ तो 2135 पोलिंग स्टेशन थे और हर पोलिंग स्टेशन पर 2 कैमराज, मतलब जो है तकरीबन 4300 कैमराज की लाइव फीड वहाँ आ रही थी और तकरीबन 3300 के करीब व्हीकल्स हमने अलग अलग किस्म के पोलिंग पार्टीज सेक्टर ऑफिसर्स को उनके लिए लगाए थे, उनकी मूवमेंट भी जो है उस पर हम ट्रैक कर रहे थे। इसके अलावा मोर देन 20-30 इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स रहते हैं जो न्यूज़ रिलेटेड है, खास करके जम्मू एंड कश्मीर को ज़्यादातर कवर करते हैं, उनको भी हम 24/7 मॉनिटर करते हैं। ट्रिपल शिफ्ट में मॉनिटरिंग होती है, इवन नाइट में भी, ठीक है। सोशल मीडिया के भी जो है अगर देखा जाए तो मोर देन 100 चैनल्स है फेसबुक पर या ट्विटर पर, यही नहीं इवन इंस्टाग्राम पे दूसरे भी जो है चैनल्स को है हम लाइव मॉनिटर करते हैं। उसमें भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ या कहीं वायलेशंस हमने टाइमली पकड़ा है और उनको नोटिस दे दिया, उन्होंने माना कि नहीं ये थोड़ा सा उन्होंने गलत कर दिया था, मान करके फिर आगे उन्होंने किया नहीं। तो हमारा प्रयास रहता है कि पुनिटिव कम करे, प्रिवेंटिव ज़्यादा करे, और उसमें लगता है हम काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहे। जो पहले मैं, क्योंकि इलेक्शन डिपार्टमेंट में तो मैंने कहीं यहाँ काम नहीं किया है आइदर असेंबली या लोकसभा में, लेकिन जैसे सुनता आ रहा है, पढ़ता आ रहा हूँ कि यहाँ नॉर्मली जो है थोड़ा सा नैरेटिव जो है डिफरेंट ट्रैक पर जाता था, और अभी मैं बहुत अच्छी तरीके से खुशी से कह सकता हूँ कि पिछले जो 2 महीनों से जो भी स्पीच जो भी पॉइंट्स रेज करने के प्रयास किए, ब्रॉडर तौर पर जो है कहीं उस लाइन पर गए नहीं, एक्सेप्ट 1 और 2 इंस्टांसेस जिसको हम अप्रोप्रिएट टाइम पर बहुत ही अच्छी तरीके से कॉग्निजेंस लेंगे। अच्छा तरीके से जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ
हम स्कूल्स में भी एक इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब्स बनाए हुए हैं। जी जी। जितने भी स्कूल्स है, हाई स्कूल्स, हायर सेकेंडरी, कॉलेजेस, वहाँ भी इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब्स है और कैंपस एम्बेसडर्स भी बनाए। हर स्कूल में इलेक्शन अवेयरनेस रिलेटेड एक्टिविटीज जिसको हम स्वीप करते हैं, स्वीप के तहत एक्टिविटीज लेते हैं, चाहे मान लीजिए एस्से कॉम्पिटिशन्स है, डिबेट्स है, पेंटिंग्स है, इवन मेहंदी कॉम्पिटिशन्स भी यहाँ अभी किए गए, जिसमें कि जो गर्ल्स है जो अभी अभी वोटर्स बनी हुई है उन्होंने भी उसमें शिरकत किया। उस बहाने से हम प्रयास करते कि वोटर्स में अवेयरनेस करें, इलेक्शंस में जो उनका राइट टू वोट है कितना अहम है, कितना इम्पोर्टेंट है। श्री पी के पोले साहब, चूंकि सवालात बहुत सारे हैं, वक्त हमारे पास बहुत कम है, लेकिन आखिर पे ये जानना चाहेंगे, जैसे आपने एक ऐसा अच्छा स्टेप जो ले लिया, आपकी ही हिदायत के मुताबिक, जिस तरह से आप हमारा जो दूरदर्शन न्यूज़ का जो शाम का बुलेटिन होता है उसमें आपने रोज़ देखा होगा कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, यूथ जो है, हमारी जो कैमरा टीम्स है वो यहाँ जम्मू कश्मीर के कोने कोने तक गए और वहाँ उनसे इंट्रैक्शन किया, उनसे बात की अवेयरनेस के हवाले से। तो इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे और आखिर पे किस तरह का मैसेज आपका सभी स्टेक होल्डर्स के लिए? ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हमेशा ये प्रयास रहा है कि इलेक्शंस इंक्लूसिव हो, ना सिर्फ एज ग्रुप के हिसाब से, इवन कम्युनिटी के सेक्शंस के हिसाब से भी। यूथ्स भी उसमें शामिल हो, बुजुर्ग भी उसमें शामिल हो, वुमेन्स भी उसमें शामिल हो, नोमैड्स भी उसमें शामिल हो, माइग्रेंट्स भी उसमें शामिल हो, और हर समाज का जो अलग अलग जो तबका है वो उसमें शामिल हो। उसलिए इलेक्शन कमीशन हमेशा प्रयास करता है। यूथ्स के हवाले से अगर बात करूं तो हमने एक तो डेडिकेटेड एआरओज बना है, स्कूल लेवल पर इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब्स बनाए हैं, कैंपस एम्बेसडर्स बना है, जिनके जरिए से जो अभी अभी नया जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है उनमें हम अवेयरनेस कराते हैं, उसको एनरोल कराते हैं और फिर वो वोटिंग के लिए जाए वो ये देखते हैं। वुमेन्स के लिए हमने पिंक बूथ बनाए हैं। फिर जो स्पेशली एबल्ड पर्सन्स है उनके लिए हमने हर एक पोलिंग बूथ पर रैंप्स और व्हील चेयर्स रखे थे और कुछ एक पोलिंग स्टेशंस को हमने स्पेशली एबल्ड भी बनाए। जहाँ तक रहा है अपील की बात, तो मैं वादी और जम्मू कश्मीर के तमाम वोटर्स जिन्होंने 3 फेजेस में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो 2 फेजेस जहाँ पोल अभी होना है, बारामुल्ला और अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर्स को अपील करना चाहता हूं कि आप भी आपके जो पुराने रिकॉर्ड्स है डेफिनेटली कहीं गुना उससे ज़्यादा वोट करेंगे। मेरी अपील रहेगी कि आप वोट के आपका जो तयशुदा डेट्स है, बारामुल्ला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी को 20 मई का, अनंतनाग राजौरी का 25 मई का, आपके ही गाँव में, आपके ही मोहल्लों में हम बहुत मेहनत करके आपके लिए पोलिंग स्टेशन एस्टैब्लिश करेंगे। वहां आकर के आप जरूर अपने राइट टू वोट का एक्सरसाइज करें। मैं अपेक्षा करता हूं आप बड़े से बड़े पैमाने पर उस पर उतरेंगे, आएंगे, आपका पोलिंग का एक्सपीरियंस बेटर हो। वैसी हर कोई बेसिक फैसिलिटीज हमने 100% पोलिंग स्टेशन पर इंश्योर किए। शुक्रिया, थैंक यू। श्री पी के पोले साहब, इतनी मसरूफियात के बावजूद दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर को अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।